हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत दोलन या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, एलसी परपथ में दोलन, चाहे कहिए विद्युत दोलन या कहिए एलसी परपथ में दोलन, ये कई चीज़ हुई। ये एलसी परपथ है, ये सी है और ये एल है, ये आपका संधारित्र है और ये कुंडली है, प्रेरकत्व है, सी है, ये एल है, ये बैटरी है। ये ए, ये बी, ये सी, ये यहाँ पर एक कनेक्टर लगा है, हैंडल लगा है, इसको उठा करके इसमें जोड़ दिया, यानी हमने पीछे जोड़ दिया। तो ये परपथ बंद हो गया। अब जब ये परपथ बंद हो गया तो ये सेल इस संधारित्र को आवेशित करेगा, धीरे धीरे इसकी प्लेटों पर आवेश आ जाएगा। ये प्लेट धनावेशित और ये प्लेट ऋण आवेशित हो जाएगी। जब ये पूर्णतः चार्ज हो जाएगा तो इसकी जो प्लेट है इसके ऊपर जो आवेश होगा, पूर्ण आवेशित स्थिति में हमने मान लिया कि वो Q0 है। पूर्ण आवेशित स्थिति में आवेश Q0, इसके ऊपर पूरी आवेशित स्थिति में इतना चार्ज है और इसके कारण जो विद्युतीय ऊर्जा है, इसके प्लेटों के बीच में जो विद्युतीय ऊर्जा होगी, ये विद्युतीय क्षेत्र है और ये विद्युतीय ऊर्जा इसके बीच में होगी UE बराबर 1/2 Q0² C। इस कैपेसिटर को पूर्णतः आवेशित करने पर ये विद्युत ऊर्जा इसके अंदर संग्रहित हो जाएगी और इसकी प्लेटों के बीच में इतनी ये विद्युत ऊर्जा है। अब A को C से जोड़ दिया। जब E को C से जोड़ देंगे तो B का इसका संबंध कट जाएगा। अब जो सेल इसको आवेश दे रही थी, अब इसको आवेश नहीं दे पाएगी। इधर इसका कोई परपथ नहीं रहा, ये इसका कनेक्शन कट गया। अब ये सर्किट बंद हो गया। ये जो परपथ है L और C परपथ, ये बंद हो गया। L और C परपथ के बंद होने पर ये प्लस है और ये माइनस है। आवेश प्रेरकत्व से होकर प्रवाहित होने लगेगा और ये संधारित्र निरावेशित होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। जैसे जैसे आवेश का मान कम होता जाएगा, धारा का मान बढ़ता जाएगा, यानी इसके अंदर धारा बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब इसकी प्लेटों पर आवेश खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब इसमें धारा बहेगी, ये प्रेरकत्व है, तो इसमें प्रेरित धारा पैदा होगी। जो इधर को जाने वाली धारा, चूँकि उसका मान बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसके कारण से इसमें विद्युत फ्लक्स पैदा होगा। तो जो विद्युत ऊर्जा यहाँ थी, अब जैसे जैसे धारा इसमें बहेगी वो इस चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगी। इसके अंदर, इस प्रेरकत्व के अंदर वो चुंबकीय ऊर्जा में बदलती जाएगी। एक समय आएगा जबकि ये पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा, अर्थात धन और ऋण आवेश खत्म हो जाएंगे, ये निरावेशित हो जाएगी और इसलिए इसकी प्लेटों के बीच अब कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, जीरो रहेगी। लेकिन उस स्थिति में जब एक बारगी यहाँ पर
धारा का मान 0 हो जाएगा। जब आवेश नहीं रहेगा तो धारा का मान 0 होगा और ये जो फ्लक्स है एक बारगी ये घटेगा। जब फ्लक्स एक बारगी घटेगा तो फ्लक्स परिवर्तित होने में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, इसलिए अब वो फ्लक्स को घटने नहीं देगा, अर्थात विपरीत दिशा में धारा को प्रेरित करेगा और ये हमारा संधारित्र उल्टी दिशा में अब चार्ज हो जाएगा। इसकी प्लेटों पर धनावेश आ जाएगा, इस प्लेट पर अब ऋणावेश आ जाएगा। अब ये दूसरी दिशा में चार्ज हो गया। और जब ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, तो फिर वही डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये बारी बारी, एक बार ये धनावेशित होगा, फिर इधर से इधर को डिस्चार्ज होगा, थोड़े समय बाद ये धनावेशित हो जाएगा, फिर ये इधर को विसर्जित होगा। इसमें इस विसर्जन की क्रिया चलती रहेगी और जिस समय धारा का मान जिस समय इसमें धारा अधिकतम होगी, यहाँ पर इसकी प्लेटों के बीच आवेश यानी जो विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, तो ये विद्युतीय ऊर्जा यहाँ पर इस ऊर्जा में चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगी। ये बराबर हो जाएगी हाफ LI02, जहाँ पर I0 इसके अंदर से बहने वाली अधिकतम धारा का मान है। तो UB से UE, UE से UB, ये इसमें रूपांतरण होता रहता है और ये हमारा परपथ में धारा दोलन करती रहती है, या कहिए कि धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, या ये कहिए कि इसके अंदर जो ऊर्जा है वो दोलन करती रहती है, विद्युतीय ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, और इस तरह से इसमें ये दोलन पैदा होते हैं। इसमें विद्युतीय और चुंबकीय ये दोलन इसके अंदर होने लगते हैं। इन्हें हम विद्युत चुंबकीय दोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय, चुंबक से विद्युत, विद्युत से चुंबक में परिवर्तन होता रहता है। ये एक निश्चित समय अंतराल पर यह क्रिया होती है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये सरल आवर्त गति करती है। सरल आवर्त गति में हम जानते हैं कोई वस्तु एक दिशा में जाती है, अधिकतम मान ग्रहण करती है, फिर घटती घटती अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है, फिर दूसरी दिशा में जाती है, फिर अपने अवस्था में आ जाती है, तो कहते हैं एक कंपन पूरा हो गया। ऐसा ही हमने जो प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा में भी पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा में भी जो धारा का मान होता है वो पहले दोनों तारों में कोई धारा नहीं रहती और उसके बाद धारा का मान फिर एक दिशा में बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता अधिकतम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। फिर उसके बाद वो घटता है और घटता घटता फिर 0 हो जाता है, यानी दोनों तारों में भी अब धारा नहीं रहती। अब धारा उल्टी दिशा में बहती है, अर्थात जो तार धन था वो ऋण हो जाएगा, जो ऋण था धन हो जाएगा। अब धारा फिर दूसरी दिशा में जाती है, अधिकतम प्राप्त करती है और फिर घटते घटते अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये हमारा जो AC है उसका एक चक्र पूरा हो जाता है। एक दिशा में जाती है, अधिकतम मान ग्रहण करती है, अपने स्थान पर आती है, दूसरी दिशा में जाती है, अधिकतम मान ग्रहण करती है, अपने स्थान पर आती है, और इस प्रकार से इसका एक दोलन या इसका एक कंपन, इसका एक चक्र पूरा हो जाता है। और एक चक्र में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी ये धनावेश है, धनावेश एक दिशा में चलता है, एक दिशा में। जब एक दिशा में धनावेश चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे धनावेश का मान घटता जाएगा, इधर ऋण आवेश का मान घटता जाएगा, इसके पर आवेश की मात्रा घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इनकी प्लेटों पर कोई आवेश नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका संधारित्र है और ये आप कुंडली है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसका सारा का सारा आवेश खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कोई आवेश नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं रहेगा, और उस समय जो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम की स्थिति में होगा। पूरी की पूरी जो ऊर्जा यहाँ पर थी हाफ Q² कोई Q0² C, वो अब पूरी की पूरी वो ऊर्जा यहाँ बदल करके हो जाएगी हाफ
L I नॉट स्क्वायर, इतनी ऊर्जा हो जाएगी। दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं। ये यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा थी और यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा 0 हो गई। विद्युतीय ऊर्जा यहाँ पर नहीं है। विद्युतीय ऊर्जा पूर्णतः चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अब इस क्रिया में जो समय लगा, अभी ये आवेश पूरा जो इस पर था वो आवेश खत्म हुआ। आवेश जब खत्म हो गया तो यहाँ पर ये सारी ऊर्जा इस स्थिति में आ गई। लेकिन जैसे ही आवेश खत्म होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स खत्म होगा, 0 होगा, क्योंकि जब आवेश खत्म हो जाएगा तो इसमें बहने वाली धारा भी खत्म होगी, समाप्त होगी। और जैसे वो समाप्त होगी, चूँकि वो लेंज के नियम से तुरंत 0 नहीं होगी, बल्कि वो डिलेड, थोड़ा समय लेकर के 0 होती है। और जैसे ये 0 होने लगेगी, ये जो करंट इसमें बह रही थी उसको ये फ्लक्स 0 नहीं होने देगा। 0 होने के कारण से ही इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। इसलिए इस दिशा में धारा बहेगी और ये इसको इस दिशा में आवेशित कर देगी। अब इसको इस दिशा में आवेशित कर देगी, यानी कि अब ये जो स्थिति होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। अब धारा इधर को बहनी शुरू होगी और धीरे 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 ये धन आवेशित हो जाएगा और ये फिर ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक पूरे एक चक्र का, अभी एक चक्र पूरा नहीं हुआ, अभी यहां चला, इस पर आवेश 0 हुआ, ये चौथाई चक्र हुआ। फिर इसका धारा जैसे 0 हुई, इस दिशा में आवेशित हो गई, ये इसका आधा चक्र हुआ। फिर उसके बाद इस दिशा में चला तो ये स्थिति इसकी आ गई। इस दिशा में हो गई और फिर इसके आवेश इसका खत्म हो गया। अब आवेश नहीं है, यहाँ केवल चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हुआ इसका पूरे एक चक्र का चौथाई हिस्सा हुआ। ये इसका आधा हो गया, ये इसका 3/4 हुआ और फिर इसका ये उसी दिशा में फिर ये चार्ज हो गया। अब फिर ये चार्ज हो गया, अपनी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में था। फिर इसके अंदर वो ऊर्जा आ गई और चुंबकीय ऊर्जा खत्म हो गई। तो ये अब एक चक्कर इसका ही पूरा हुआ। तो उस एक चक्कर में पहले ये स्थिति है, यहाँ पर ये ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर ये ऊर्जा है, इसकी फर्स्ट स्थिति है। हम इसको यहाँ बना सकते हैं। यहाँ इसकी प्रथम स्थिति तो ये हुई, इसकी फर्स्ट स्थिति है। इस पर चार्ज है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा है 12 Q0² c, लेकिन यहाँ कोई ऊर्जा नहीं है। फिर उसके बाद धारा बहनी शुरू होती है। जब धारा बहनी शुरू होती है तो ये t बराबर 0 पर स्टार्टिंग है। जैसे इसको जोड़ा तो ये t बराबर 0, यहाँ पर ये सारा का सारा चार्ज इधर चला गया। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र नहीं है। अब सारी की सारी ऊर्जा यहाँ आ गई। ये बराबर हुआ T/T/4, आवर्तकाल का चौथाई भाग हुआ। दोबारा अब ये जब इसका ये फ्लक्स खत्म हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, जिसने इसको उल्टी दिशा में चार्ज कर दिया और ये आपकी स्थिति हो गई T/T/2। उसके बाद अब फिर ये इस दिशा में डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, विसर्जन इसका शुरू हुआ इस दिशा में।
और जब इस दिशा में विसर्जन होना शुरू होगा तो धीरे धीरे इसका आवेश खत्म होने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके आवेश बिल्कुल इसके प्लेटों पर नहीं रहेंगे, सारी की सारी इसकी विद्युतीय ऊर्जा इसकी चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगी। फिर ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति जो आपकी दूसरी है, यानी ये आपकी पहली स्थिति है, ये आपकी दूसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति है और ये आपकी चौथी स्थिति है। तो t बराबर 0 पर ऐसा रहा दूसरी स्थिति में यहाँ। फिर ये आपका, फिर इस दिशा में जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहा तो ये आपका हुआ t बराबर 3t/4। अभी एक कंपन पूरा नहीं हुआ। अब उसके बाद जैसे ये फ्लक्स खत्म होगा वैसे प्रेरित विद्युत वाहक पैदा होगा जो इधर को चार्ज कर देगा, इस पर धन आवेश आ जाएगा, इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ये इसकी स्थिति हो जाएगी पांचवी स्थिति। और इस स्थिति में फिर ये अपनी पुरानी अवस्था में आ गया पहली स्थिति में, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में आ गया। अब इसका, इसके दोलन का, इसके कंपन का एक चक्र पूरा हो गया। तो जहाँ से चला विभिन्न स्थितियों से होता हुआ फिर अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गया। तो ये देख हम रहे हैं कि यही क्रिया फिर दोबारा शुरू होती है। जब इस स्थिति में आ गया तो फिर यहीं से शुरू हुई, फिर यही क्रिया हुई, इसके बाद फिर यही क्रिया होगी। इस प्रकार से लगातार इसमें आवेश दोलन करता रहता है, या इसमें विद्युत दोलन होता रहता है, या विद्युत से चुंबक और चुंबक से विद्युत में परिवर्तन दोलन होता रहता है। लगातार ये सर्किट जो एलसी परपथ है उसमें दोलन पैदा होते रहते हैं। चूँकि ये इस दोलन में कोई ये आपका सर्किट नहीं हिलता, इसमें कोई कण ही नहीं हिलता, इसमें वस्तु का विस्थापन नहीं होता। जैसे एसी में, एसी भी सरल आवर्त गति करती है, अल्टरनेटिंग करंट उस प्रकार की करंट है, उस प्रकार की धारा है जो सरल आवर्त गति करती है। यानी उसका मान 0 रहता है, फिर एक दिशा में उसका मान अधिकतम होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम होता है, फिर 0 हो जाता है। तो उसमें कोई वस्तु कंपन नहीं करती, बल्कि जो विद्युत वाहक बल है उसका मान कंपन करता है। उसका मान 0 हुआ, बढ़ते बढ़ते अधिकतम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर दूसरी तरफ घूम गया, अधिकतम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर पहली अवस्था में आ गया। तो उसका मान बदलता है। विद्युत वाहक बल है तो उसका मान एक निश्चित समय अंतराल पर बदलकर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अगर वो धारा है तो एक निश्चित समय अंतराल पर पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाती। उसी तरह यहाँ भी है कि ये चार्ज है, डिस्चार्ज होगा तो एक निश्चित समय अंतराल पर ये डिस्चार्ज होगा, फिर इधर को डिस्चार्ज होगा, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो एक बार इधर को डिस्चार्ज होकर के चार्ज हो जाएगा, फिर इधर से डिस्चार्ज होकर चार्ज हो जाएगा, तो इसका एक चक्र पूरा हो जाएगा। एक दिशा में डिस्चार्ज होकर और चार्ज हो गया, फिर दूसरी दिशा में डिस्चार्ज होकर चार्ज हो गया, तो इसका एक कंपन पूरा हो गया। इसे हम कहते हैं विद्युत दोलन या एलसी परपथ में दोलन, या विद्युत चुंबकीय दोलन कह सकते हैं। इसको हम विद्युत चुंबकीय दोलन भी कहते हैं, या ये हम कहते हैं कि इसके अंदर जो आवेश है इस परपथ में वो दोलन करता है, या कहते हैं कि इसमें धारा दोलन करती है, कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो धारा का मान है या इसमें जो आवेश का मान है ये बदलता रहता है। समय के साथ मैक्सिमम मान होगा, घटते घटते 0 हो जाएगा, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर Q0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का मान प्लेटों पर सबसे अधिक आवेश रहता है Q0, फिर घटते 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 0 हो जाता है, फिर बढ़ते 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 -Q0 हो जाता है दूसरी दिशा में, फिर 0 हो जाता है, और फिर Q0 हो जाता है। तो एक तरह से आप देखें तो इसका जो अधिकतम मान है वो Q0 है। Q0 चार्ज इसके ऊपर Q0 है। तो यहाँ पर
क्यू नॉट, यहाँ पर क्यू का मान क्यू नॉट नहीं रहा, यहाँ पर क्यू जीरो हो गया। यहाँ पर चार्ज का मान, यहाँ पर क्यू बराबर माइनस क्यू नॉट हुआ, चार्ज तो मैक्सिमम है लेकिन उल्टा चार्ज हुआ। यहाँ पर क्यू का मान फिर जीरो हो गया और यहाँ पर क्यू का मान क्यू नॉट हो गया। तो जो चार्ज क्यू का मान क्यू नॉट था, जब उसको हमने डिस्चार्ज करना शुरू किया किसी भी प्रेरक से होकर, तो इस तरह की क्रिया हुई कि वो जीरो पर पहुंचा, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम चार्ज हुआ और फिर आकर के वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया और इस प्रकार से इसमें दोलन होते रहे। अब इस दोलन की आवृत्ति क्या होगी? तो इस दोलन की आवृत्ति, जो इस दोलन की आवृत्ति है वो निर्भर करती है कि इसका प्रेरकत्व कितना है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसकी धारिता कितनी है, इसका प्रेरकत्व कितना है, इसी पर निर्भर करता है इसका दोलन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी एलसी परिपथ है उसकी वो आवृत्ति होगी। एलसी परिपथ उसी आवृत्ति से दोलन करेगा, क्योंकि ये एलसी परिपथ में जो दोलन हो रहा है वो इसके एल और सी पर निर्भर करता है। तो एलसी परिपथ के दोलन की आवृत्ति निकालनी है। अब इसके आवृत्ति को निकालने के लिए हमने इसमें जो स्थिति है वो बैटरी नहीं जुड़ी है, यानी बाह्य विद्युत वाहक बल इसमें नहीं है, इसमें बाह्य विद्युत वाहक बल नहीं है। जो दोलन हो रहा है इसमें केवल चार्ज है ये, और इसी के चार्ज से इसमें धारा बहती है और फिर इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो किसी भी समय पर किसी समय t पर, कोई समय t पर जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो कोई भी एक समय लिया कि जिस समय इस पे कुछ चार्ज बचा और इस पर कुछ यानी चुंबकीय क्षेत्र बना, तो कुछ इसका विद्युत वाहक बल घट गया, अब वो बदल कर किस पे आ गया। तो किसी समय t पर Q/C माइनस LdI/dt, ये आपका किरचॉफ का नियम है कि किसी भी बंद परपथ में लगे हुए सभी विद्युत वाहक बलों का योग शून्य होता है। तो दो विद्युत वाहक बल हैं, किसी भी समय पर एक तो विद्युत वाहक बल इसकी प्लेटों पर रहेगा, बचेगा, और फिर यहाँ पे विद्युत वाहक बल पैदा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। Q/C माइनस LdI/dt, क्योंकि ये LdI/dt, E बराबर माइनस LdI/dt, तो LdI/dt, और इसका मान जीरो रहता है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा। चूंकि I बराबर माइनस dQ/dt, जो धारा बहती है वो चार्ज का जब मान में परिवर्तन जितने अधिक होगा, चार्ज का मान जब यहाँ घटेगा तो धारा का मान यहाँ बढ़ेगा, जब चार्ज का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। इसलिए I बराबर माइनस dQ/dt, चूंकि धारा का मान चार्ज के घटने पर निर्भर करता है, चूंकि धारा आवेश के जो प्लेटों पर आवेश है उसके घटने पर, उसके विसर्जन होने पर निर्भर करता है। धारा आवेश की विसर्जित होने वाले मान पर निर्भर करता है। I बराबर माइनस dQ/dt हमने यही रख दिया, इसलिए Q/C माइनस माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा प्लस LdI/dt,
और आई का मान रखा आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। यल अपनी जगह रहा, इसमें जो माइनस था इस माइनस को इससे बाहर निकाला तो प्लस हो गया, डी क्यूब अपान डी टी आई की जगह रख दिया डी क्यू बाई डी टी। एक बार तो यह अवकलन यहाँ हुआ है, दोबारा फिर इसका हमें अवकलन करना है। जब दोबारा अवकलन करते हैं तो ऊपर वाले डी के ऊपर 2 घात लगेगी, नीचे टी के ऊपर 2 घात लगेगी, यानी ये हो जाएगा क्यू अपान सी प्लस यल डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपान यल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। यहां पर ये चार्ज है, इसका 2 बार अवकलन किया गया। यहां पर चार्ज है, कोई अवकलन नहीं हुआ, यहां पर एक स्थिरांक है। ये जो हमारा समीकरण है ये सरल आवर्त गत का समीकरण है। सरल आवर्त गत यदि कोई भी कण या कोई भी पिंड किसी तागे में बांध कर लटकाया जाए और उसे हम दोलन करा दें तो तागे में बांध कर जो दोलन करेगा उसका विस्थापन का समीकरण इसी प्रकार होगा। चूंकि किसी लोलक के सरल आवर्त गति में लोलक के सरल आवर्त गति में जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। गति में डी स्क्वायर यक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इक्वल टू 0। यह सरल आवर्त गत का समीकरण है। यक्स विस्थापन है, उसका 2 बार अवकलन समय के सापेक्ष किया गया है। ये विस्थापन है जो दोलन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, और एक स्थिरांक है ओमेगा। यहाँ पर अगर आप देखें ठीक ये भी वही चीज़ है। अंतर यह है कि यहाँ पर आवेश दोलन कर रहा है। क्यों? यहाँ पर वस्तु विस्थापित कर रही है, यहाँ विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ आवेश में परिवर्तन हो रहा है। तो जब विद्युतीय दोलन होता है तो उसमें आवेश दोलन करता है, उसमें परिवर्तन होता है, और जब कोई लोलक दोलन करता है तो उसमें विस्थापन में परिवर्तन होता है। तो ये हमारे पास 2 समीकरण है। एक समीकरण यह है जो सरल आवर्त गति का, किसी भी सरल आवर्त गति का स्टैंडर्ड समीकरण है, और एक है हमारे पास 1 और 2 की तुलना से 1 तथा 2 सरल आवर्त गति का समीकरण है। याद रखें ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। और समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करिए। ओमेगा स्क्वायर 1 अपान यल सी, ओमेगा 1 अपान अंडर रूट यल सी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, आवृत्ति 2 पाई एफ बराबर 1 अपान अंडर रूट यल सी, और इसलिए दोलन की आवृत्ति एफ बराबर
1/2π√L/C। यही है विद्युत दोलन में दोलन की आवृत्ति। ये L और C इन दो राशियों पर निर्भर करती है। तो एक तो हो गया विद्युत दोलन। अब आइए एक आध न्यूमेरिकल इस पर करते हैं। किसी ऐसी परपथ में L दिया है, C दिया है और R दिया है, और जो विद्युत वाहक बल लगा है AC, उसका समीकरण दिया है। हमको ये सारी चीजें ज्ञात करनी। तो B0 दिया हुआ है हमें, यानी V का शिखर मान दिया है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट इसका शिखर मान दिया है। फिर आवृत्ति दी हुई है, वो आवृत्ति क्या, ओमेगा। ओमेगा दिया है 100 रेडियन पर सेकंड। अब हमें निकालना है, एक तो निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात एवं धारतीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात ये पहला भाग है। XL बराबर ओमेगा L। ओमेगा इज 100 और L दिया है 100 मिली हेनरी। तो ये हमें मालूम हो गया। ये आ गया 10 ओम। इसका मान है 10 ओम। धारतीय प्रतिघात XC ओमेगा C। ओमेगा 100 और C का मान दिया है 100 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा। यह है माइक्रो, 10⁻⁻6 जो ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। ये कट गया, ये आ गया 100 ओम। तो प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात मालूम है, इसलिए प्रतिघात कितना होगा, प्रतिघात XL माइनस XC या XC माइनस XL। ये बराबर हुआ 100 माइनस 10
L बराबर 100 मिली हेनरी। चलो, तो ये आ गया 90 ओम। प्रतिघात बराबर 90 ओम। आगे निकालना है प्रतिबाधा Z। Z बराबर √R², 120 का स्क्वायर, R² XL या RXC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये बराबर हुआ √120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर। निकाल दिया इसकी वैल्यू। इसका मान निकालने के लिए दिस इज इक्वल टू हुआ 12 गुणे 12 गुणे 10 गुणे 10, और इसका करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पर 10 और 10 कॉमन है, जो बाहर निकल के केवल 10 रह जाएगा। दस 10 और 10 का वर्गमूल लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर है आपका 3 और एक 3 यहाँ है, तो 3 यानी 9 इसमें भी है, और 3 और 3 9 यहाँ भी है, कॉमन लेंगे तो 3 का 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 आ गया, यहाँ केवल 9 बचा, एक 9 तो बाहर आया, और यहाँ भी 9 है। इस 12 में 3 है और 4 है, इस 12 में भी 3 है और 4 है, तो हमने 9 ले लिया बाहर, 9 यहाँ से लिया, 9 यहाँ से लिया, तो 3 बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर बचता है 4 चौको 16 और इंटू 9। तो आ गया आपका, इसलिए जेड की वैल्यू आ गई, जेड आ गया 10 इंटू 3 और 16 और 9 25 का 5, तो हो गया 150 ओम। ये जेड का मान हुआ। धारा, थर्ड धारा आई, हमको आई निकालनी है, वो आई आर एम एस ही निकालनी है। आई आर एम एस, तो आई आर एम एस या आई बराबर हो जाएगा वी आर एम एस अपान जेड। तो वी आर एम एस कितना होगा, यह हुआ V0 अपान √2 इंटू जेड। V0 का मान है 30, √2 और जेड का मान है 150। ये धारा का मान हुआ। √2 अपान 10, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √2 और 5, राइट। तो √2 2 5 10,
ये इसकी वैल्यू हो गई 1.41 बाई 10 बाई 0.14 एम्पियर। ये धारा का आरएमएस मान हो गया। फिर वी आर, वी एल, बी सी। वी एल, वी आर बराबर आई आर। आई इज 0.14 इंटू 120। एक 168 वोल्ट। पॉइंट 14 16.8 16.8 वोल्ट। VL बराबर I XL 0.14 is current and XL is 10 ohm. Is equal to 1.4 volt. BC .14 into 90 100 ohm। चौदह वोल्ट। तो ये तो हो गया इनके बी आर, बी एल और बी सी, इनके विभव हो गए। उसके बाद है tan फाई। tan फाई क्या है? फाई है फेज एंगल, यानी धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण है फाई। तो हमको इस फाई का मान ज्ञात करना है। फाई tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC अपान R। इसका मान हम निकाल चुके हैं 90 और यह है 120।
tan फाई बराबर 3/4। ये धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण है फाई, कालांतर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर पूछा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक कास फाई को कहते हैं। कास फाई, कास फाई बराबर होता है R/Z। R/Z। R का मान दिया है 120 और Z का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Z इक्वल टू 150, 150। इसीलिए शक्ति गुणांक कास फाई ये बराबर हुआ 4/5। अभी शक्ति गुणांक हो गया। एवरेज पावर उस परपथ में कितना यानी खर्च हो रही है, व्यय हो रही है, तो उस परपथ की एवरेज पावर औसत शक्ति पी एवरेज, यार पी चाहे इसे खींच दीजिए, चाहे पी एवरेज लिखिए, या ई RMS RMS कास फाई। ERMS, ये ERMS 30/√2, 30/√2। IRMS का मान हम निकाल चुके हैं, ये है 0.14। और कास फाई का मान भी निकाल चुके हैं 4/5। इस पान से कट जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सिक्स इंटू 0.14 अपान √2 का मतलब 1.4 इंटू 4। इससे ये कट जाएगा। इसका ये 10 गुना है, 10 टाइम्स। ये हुआ 4 24/10 यानी 2.4 वाट। यह है पावर, एवरेज पावर यही है। एवरेज पावर बराबर 2.4 वाट जो उस परपथ में व्यय हो रही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी में जो पूछा है वो है कि यदि अनुनादी स्थित हो तो परपथ में धारा कितनी होगी।
अनुनाद की स्थिति में प्रेरकीय पदघात और धारतीय पदघात का परिणामी 0 हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए XC और XL इनका दोनों का मान 0 हो जाएगा। बचेगा केवल रेजिस्टेंस। तो जो हमारा प्रतिबाधा है वो केवल प्रतिरोध ही बचती है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। चूंकि XL बराबर XC अनुनाद में XL बराबर XC, ये 0 हो गए और इसीलिए Z बराबर R बराबर 120 ओम और इसीलिए धारा उस समय वो मैक्सिमम धारा होगी I, और दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 इंटू Z। ये हुआ 30 √2 और Z है 120। 30 √2 से ऊपर गुणा कर दिया तो नीचे हो गया 2 इंटू 120, ये कट जाएगा। ये 3 से कट जाएगा। (1.41 अपॉन 8 एम्पियर। दिस इज द करंट। जब अनुनाद होगा तो उस स्थिति में करंट की ये वैल्यू होगी। अब ये तो होगा इस न्यूमेरिकल के बारे में। ये इसी के इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें VR निकालना, VL निकालना, यदि हमें इनके फार्मूले याद हैं, सूत्र याद हैं, तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू को रख करके हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा अभ्यास करके इनके जो सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उनको याद कर रख कर हम बड़ी आसानी से इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।